आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं? मैं होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। आज जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट की, जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसका अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों के पाचन तंत्र के बारे में जो है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इसमें मैंने दो पार्ट में पढ़ाया है। पहला आप पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। एक क्लास मैंने पढ़ा दिया है, और दूसरी क्लास जो होगी मेरी वो होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है वो उसका पार्ट 2। ठीक है ना। तो आज जो है वो मैं पाचन तंत्र का, कीटों के पाचन तंत्र का जो भाग 2 है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। यानी आपका जो पाचन तंत्र है, कीटों का जो पाचन तंत्र है, उसका जो पार्ट 2 है उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंतर्गत पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 की क्लास जो थी, इसका जो भाग 1 था उसके अंतर्गत मैंने कुछ बताया था आपको, कुछ प्राइमरी डिटेल्स बताए थे पाचन तंत्र के बारे में। अब मैं उसके अंतर्गत जो अन्य उसके भाग हैं उसको मैं डिटेल से आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि कीटों का जो पाचन तंत्र होता है वो 3 भागों मुक्ता बटा होता है। ठीक है, कीटों का जो पाचन तंत्र होता है उसको जब हम आंतरिक जो संरचना होती है पाचन तंत्र की, वो इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, जब हम देखेंगे तो इस प्रकार से उसकी स्लाइड हमने जब बनाया तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो पाचन तंत्र होता है इसके ये सारे जो है भाग होते हैं। ठीक है, तो कीटों का जो पाचन तंत्र होता है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? 3 जो भाग होते हैं वो होता है, तीन जो मुख्य भाग होते हैं वो इस प्रकार से इनका बटा होता है। एक पार्ट यहाँ से है, एक पार्ट यहाँ से है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? उसका क्या होता है? फोरगट। इसको क्या कहते हैं? फोरगट, या स्टोमोडियम भी बोलते हैं। इसका जो पार्ट 2 होता है उसे क्या कहते हैं? मिडगट। क्या बोलते हैं? मिडगट, या फिर इसे स्टोमोडियम भी बोलते हैं। मिडगट को मेसेंट्रॉन बोलते हैं, सॉरी मेसेंट्रॉन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइंडगट, हाइंडगट। तो कीटों का जो पाचन तंत्र होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हाइंडगट। ठीक है, तो जो इसको क्या कहते हैं? अग्र पाचन तंत्र, मध्य पाचन तंत्र और पश्च पाचन तंत्र। 3 भागों में ये पाचन तंत्र बटा होता है। ठीक है, तो फोरगट के बारे में मैंने बता दिया कि फोरगट के अंतर्गत कीट जो है भोजन को इनटेक करता है, अंदर लेता है ओसोफेगस के माध्यम से, और भोजन जो होता है वो आके क्रॉप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो भोजन क्या होता है? क्रॉप में जो है वो स्टोर हो जाता है। ये देखिए क्रॉप दिख रहा है, तो ये जो होता है भाग वहाँ पर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर जो है भोजन जो है वो कई प्रकार के जो है वो एमाइलेज एंजाइम भोजन में मिलता है। ठीक है, भोजन में लार ग्रंथियाँ मिलती हैं, फिर लार ग्रंथियाँ उसको लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, फिर वो भोजन जो है वो मध्य पाचन अंग में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिडगट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? मिडगट के अंदर जो है वो कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन का पाचन का काम करती हैं। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में आपको मोस्टली फोरगट के बारे में बताया था और फोरगट के जो भाग होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज जो मैं बताऊंगा आपको वो मध्य पाचन अंग और पश्च पाचन तंत्र के बारे में जो है वो बताऊंगा। ठीक है, यानी मिडगट और हैंडगट के बारे में और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो जो मध्य पाचन अंग होता है यानी मिडगट, जिसको हम मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, ये कीटों का मुख्य पाचन अंग होता है। ठीक है ना, कीटों में सबसे ज़्यादा जो पाचन क्रिया होती है, जो अवशोषण क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो मध्य पाचन अंग के अंतर्गत जो है वो होती है। इसमें क्या होता है
कि इसमें जब भोजन जो है वो फोरगट यानी अग्र पाचन तंत्र कर से इसमें आता है मिडगट में, मध्य पाचन अंग में, तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे माल्टेज, इन्वर्टेज, प्रोटीएज, ठीक है। तो कई प्रकार के जितने भी पाचक, ट्रिप्सिन, कई प्रकार के जितने भी पाचन एंजाइम होते हैं वो जो है वो मध्य पाचन अंग में जाकर के मिलते हैं। कई सारी इसमें परतें होती, मेम्ब्रेन होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती हैं और और क्या होता है, अग्रपाचन अंग से जो है वो भोजन जो रहता है बड़े टुकड़ों में, उसके बड़े टुकड़ों को आने से क्या करती हैं, ये रोकती हैं। और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े जब अंदर प्रवेश करते हैं तो कई सारी परतें जो होती हैं वो भोजन को जो है वो भोजन के जो जूस होते हैं, रस होता है, पाचक जो रस होता है वो उसमें मिलता है और फिर भोजन का पाचन हो जाता है। और इसमें कई सारी जो है वो ग्रंथियां होती हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं मिडगट की, वो भोजन को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद जो है वो रक्त में वो भोजन पहुंच जाता है। मध्य पाचन यानी मिडगट में जो है वो कई सारे जो है वो क्या करते हैं, रक्त की जो है वो छोटी छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो मध्य पाचन अंग से जुड़ी होती हैं, और जब भोजन पाचित होकर होता है तो इन्हीं रक्त कणिकाओं के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर इन्हीं रक्त कणिकाओं की सहायता से ब्लड में जो है वो भोजन के जो पचा हुआ भोजन होता है, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, वो रक्त में क्या चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और कीट को जो है वो ऊर्जा प्रदान जो है वो होती है, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर जो है वो हाइंड गट में चला जाता है। फिर हाइंड गट में भी कई जो है रेक्टम को होता है, कॉलम होता है, उसके द्वारा जो है वो एनस के माध्यम से जो है वो जो उसके जटिल अणु होते हैं भोजन के वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो मुख्य जो है वो स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है, हाइंड गट का जो स्क्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से जो पचा हुआ जो भोजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बाहर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पाचन क्रिया जो है वो कीट में संपन्न हो जाती है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। इसे क्या कहते हैं, मिडगट और मेसेंट्रॉन। क्या बोलते हैं, मिडगट और मेसेंट्रॉन। तो ये कैसे होता है, यह यकृत सीकी अथवा कार्डियल वॉल्व से लेकर के मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स अथवा पाइलोरिक वॉल्व तक फैली होती है। इसकी आंतरिक दीवार जो है वो फोरगट की तरह काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। यानी जो फोरगट होता है, जो मध्य पाचन अंग होता है, उसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उससे मिलकर के बनी होती हैं। और ये कहाँ तक करके, कार्डियल वॉल्व से लेकर के मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ये जो है वो कार्डियल वॉल जो होता है, कार्डियल वॉल्व से लेकर के आपके जो है यहाँ तक मैल्पिघियन ट्यूब्यूल तक जो है वो फैली होती हैं, ठीक है। ये जो है, जो भी आपका गैस्ट्रिक सीकम होता है, यहाँ से लेकर के ये जो गैस्ट्रिक सीकम होता है ये पूरा लेकर के जो है वो यहाँ तक जो इसका भाग होता है आपका, यहाँ पर कार्डियल वॉल, वेंट्रल, यहाँ तक जो है मध्य पाचन अंग जो है वो फैला होता है, ठीक है। यानी हाइंड गट तक जो है वो होता है। इसके बाद जो मेसेंट्रॉन होता है उसका जब हम टीएस निकालेंगे, उसको हम स्लाइड बनाएंगे, उसको अलग करेंगे, जो मध्य पाचन अंग होता है, तो इस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो होता है मध्य पाचन अंग में कई प्रकार की परतें होती हैं, जैसे जो है पाइलोरिक वॉल्व होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है,
पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन पाई हैं, रिजनरेटिव सेल्स होते हैं, एपिथेलियम होती हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती हैं। तो कई सारी जो है वो सर्कुलर मस्कल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मस्कल्स होती हैं। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, ठीक है ना। तो ये जो मध्य पाचन अंग होता है वो 6 प्रकार की परतों से 5 से 6 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। ये सारी जो परतें होती हैं वो काइनेटिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ये सारी परतें क्या करती हैं, वो जो है भोजन का पाचन, भोजन में ये जो है वो परतें जो है वो पाचन एंजाइम का सेक्रेटन करती हैं, उसको सेक्रीट करती हैं, भोजन पाचित होता है, फिर भोजन के जूस को जो है वो अवशोषण का काम जो है वो करती हैं और रक्त में पहुंचने से इसकी हेल्प करती हैं। खांसी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो ये टीएस होता है आपका, जो मेसेंट्रॉन होता है, इसमें कई प्रकार की जो है वो परतें पाई जाती हैं। मुख्यतः 5 से 6 परतें जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये भोजन में पाचक एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं, पाचक एंजाइम्स को स्रावित करती हैं और फिर जो भोजन पचता है तो उसके अवशोषण का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, यानी रक्त में जो पाचित मटेरियल होता है, जो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट जो भी होता है उसको क्या करती हैं, रक्त में ले जाने का काम करती हैं, जिससे रक्त क्या होता है, ऊर्जा, रक्त को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, जिससे एनर्जेटिक होता है इंसेक्ट। तो इस प्रकार की जो है वो संरचना होती है मेसेंट्रॉन की। ठीक है, मेसेंट्रॉन में कई प्रकार की परतें होती है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मस्कल्स, एपिथेलियम, रिजनरेटिव सेल्स, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कई प्रकार की परतें होती हैं जिसका अलग अलग कार्य जो है वो होता है। ठीक है, अब मैं आगे से डिटेल से बताता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं इनकी दीवार जो है वो जो कई प्रकार की परतों से बनी होती है। किसकी दीवार होती है, ये मिडगट की होती है। किसकी होती है, मिडगट। मिडगट, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, मेसेंट्रॉन। मिडगट और मेसेंट्रॉन में कई प्रकार की जो है वो लेयर्स होती है, कई प्रकार की परतें होती हैं, जैसे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, दूसरी क्या होती है, एंटेरिक एपिथेलियम, तीसरी आधारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, चौथी जो होती है वृत्ताकार मांसपेशियां, सर्कुलर मस्कल्स होती हैं, पांचवी जो होती है लॉन्गिट्यूडनल मेम्ब्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल से ये होती है पेरिटोनियल झिल्ली। ठीक है ना, पेरिटोनियल झिल्ली। ठीक है, तो ये जितने भी मेम्ब्रेन होती हैं, जितनी भी परतें होती हैं, लगभग 6 प्रकार की परतें जो है वो मेसेंट्रॉन में, मिडगट में पाई जाती हैं। इन परतों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे जो पेरिट्रोफिक झिल्ली होती है या पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो होती है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो भी भोजन, जो फोरगट यानी अग्र पाचन अंग का जो भोजन के बड़े टुकड़े होते हैं, उन बड़े टुकड़ों को जो है वो बड़े टुकड़ों को अंदर यानी मिडगट में आने से रोकना। ठीक है ना, बड़े टुकड़ों को जो है वो अंदर आने से रोकना। जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि क्रॉप से आते हैं, यानी अग्र पाचन अंग के जो छोटे छोटे भोजन टुकड़े होते हैं, केवल उन्हें ही प्रवेश करने देता है मध्य पाचन अंग में। बाकी बड़े टुकड़े होते हैं वो मध्य पाचन अंग में क्या होते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, एंटेरिक एपिथेलियम जो होता है ये भी पाचक एंजाइम का सेक्रेशन जो है वो करता है। इसके बाद आधारी झिल्ली जो होती है आधारी झिल्ली होती है जो भोजन को आधार प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है ना, जितनी ही परतें होती हैं उसका बेस होती है। ठीक है, इसके बाद वृत्ताकार मांसपेशियां, सर्कुलर जो मस्कल्स होती हैं वो भी कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स का सेक्रेट करती हैं और पाचित पदार्थ को रक्त में ले जाने कार्य जो है वो करती हैं। इसके अलावा
लॉन्गिट्यूडनल मस्कल्स होती हैं, ये जो है वो एक दीवार का, मेसेंट्रॉन को एक दीवार को प्रदान कर, एक सॉलिड दीवार जो है वो प्रदान करती हैं, ठीक है। पेरिटोनियल झिल्ली जो होती है वो रक्त में बड़े कणों को जाने से रोकती है। रक्त में जो भी सूक्ष्म, जो रक्त में जो है जो पाचित पदार्थ होते हैं, लिक्विड मटेरियल होता है, केवल उन्हीं वही जाते हैं। बाकी जो बड़े होते हैं वो छन जाते हैं, आपके पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से छन जाते हैं और रक्त में क्या होते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इन परतों का अलग अलग जो है वो कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद एंटेरिक एपिथेलियम जो होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला जो होती है वो खंभाकार यानी कॉम्बुलर होती है, दूसरी जो होती है रिजनरेटिव होती है, और तीसरी क्या होती है, गोबलेट होती है। एंटेरिक एपिथेलियम जो होती है, एंटेरिक एपिथेलियम जो परत होती है वो उसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। एक लॉन्गिट्यूड कॉलुमिनर होती हैं जिसे हम खंभाकार कहते हैं, रिजनरेटिव सेल्स होती हैं, ग्लोबलेट होती हैं। तो जो आपके जो है वो जो पुनरुत्पादक रिजनरेटिव सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इनका कार्य जो होता है वो नई नई कोशिकाओं को जो है वो जन्म देना, ठीक है। पुरानी कोशिकाओं का डेड होना और नई नई कोशिकाओं को क्या होता है, जन्म देना, इनका कार्य जो है वो होता है। तीसरा जो होता है वो ग्लोबलेट सेल होती हैं। ग्लोबलेट जो कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं जिससे भोजन घुल करके अवशोषित योग्य हो जाता है, एवं अन्य सभी खंभाकार कोशिकाएं भोजन का अवशोषण जो है वो करती हैं तथा रक्त में पहुंचाती हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबलेट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, पाचक रस बनाती हैं। क्या करती हैं, डाइजेस्टिव ठीक है, डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं जिससे भोजन क्या होता है, घुलनशील रूप में हो जाता है और उसे अवशोषण योग्य जो है वो हो जाता है। एवं जो खंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो भोजन का अवशोषण जो है वो करती हैं तथा रक्त में जो है उसको पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबलेट सेल होती हैं वो पाचक एंजाइम, पाचक रस बनाने का जो डाइजेस्टिव जूस होता है तमाम उसको बनाने का काम करती हैं। फिर जो खंभाकार कोशिकाएं होती हैं ये जितना भी पाचिक पदार्थ, जो पाचित डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उसको रक्त में ले जाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इनका कार्य जो है वो होता है। इसके बाद जबकि जो रिजनरेटिव सेल्स होती हैं जिसको हम पुनरुत्पादक कोशिकाएं कहते हैं, वो लगातार नई कोशिकाओं को पैदा करती हैं, ठीक है ना। तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होती रहती हैं और नई नई कोशिकाओं को जो है वो उत्पादन जो है होता है। ये नई कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त अथवा मरी हुई कोशिकाओं में बदला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज होगा किसी प्रकार का, कोई क्षतिग्रस्त कोशिका हो गई तो उसका फिर से पुनर्निर्माण का काम जो है वो रिजनरेटिव सेल्स जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं का अलग अलग काम जो है वो होता है। इस प्रकार से एंटेरिक एपिथेलियम के मुख्य 5 कार्य होते हैं। जो एंटेरिक एपिथेलियम होता है उसके 5 कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, पाचक रस बनाना, ठीक है। पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करना। दूसरा क्या होता है, भोजन का अवशोषण करना, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड रक्त में मिलाना, ठीक है ना, एंड जो है उसका रक्त में उसको मिलाने का काम होता है। यानी भोजन का जो है वो आपका अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना और उसे रक्त में क्या होता है, एसिमिलेशन करना, ठीक है ना। यानी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एसिमिलेशन ऑफ ब्लड, यानी आपको जो है वो भोजन का अवशोषण करना और उसे रक्त में जो है वो मिलाने काम जो है वो कौन करता है, एंटीरियर एपिथेलियम जो है वो करता है। इसके अलावा नई कोशिकाएं उत्पन्न करना, ठीक है ना। नई कोशिकाएं, जैसे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि नई कोशिकाओं को रिजनरेट करना, रिजनरेटिव सेल्स होती हैं। इसके बाद पानी का अवशोषण करना, ठीक है ना। तो पाचन के लिए सबसे आवश्यक होता है पानी, ठीक है ना। अगर पानी नहीं होगा तो लिक्विड, तो कहीं से भोजन क्या होगा, पच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भोजन को पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का क्या करना है, पानी का भी अवशोषण काम कौन करता है, एंटीरियर एपिथेलियम जो है वो करता है। इसके अलावा त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। यानी जो भी जटिल पदार्थ होते हैं जो पाचित आसानी से नहीं हो पाते हैं उसको बाहर निकालने का काम भी जो है वो एपिथेलियम सेल्स का जो है वो एंटीरियर एपिथेलियम का होता है। यानी जो भी त्याज्य मटेरियल होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं जिनका पाचन जो है वो नहीं हो पाता है मिड गट में, उनको क्या करना है, बाहर निकालने का काम जो है वो इसका होता है, ठीक है। इसके मैं आगे मैं बात करूंगा कि पेरिट्रोफिक झिल्ली, पेरिट्रोफिक जो मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन,
तो जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है यह काफ़ी पतली झिल्ली होती है जो कि केवल मध्य प्रणाली में मिलती है। क्या होती है? यह काफ़ी पतली झिल्ली होती है और जो केवल कहाँ मिलती है? मध्य प्रणाली में, यानी मिड गट में आके मिलती है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य होता है एपिथेलियम की कोशिकाओं को भोजन के टुकड़ों को संपर्क में आने से बचाना। ठीक है ना, यानी जो भोजन के टुकड़े होते हैं उनको एपिथेलियम जो सेल्स होती है उसके पास ना जाने देना, उसके टच में ना आने देना। उसका जो किसका कार्य होता है? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है ना, यानी ये क्या करती है? बड़े टुकड़ों को अलग कर लेती है, बड़े टुकड़ों को छानने का काम करती है। इसमें एक प्रकार छलनी लगी होती है जो बड़े टुकड़ों को जो है वो एपिथेलियम सेल से जो है वो प्रवेश का एपिथेलियम के पास जो है जाने से क्या करती है? रोकती है। इसके साथ ही साथ द्रव पदार्थों का आदान प्रदान भी इसी की सहायता से होता है। ठीक है ना, जब ये सॉलिड मैटर को बड़े टुकड़ों को छान लेती है तो जो लिक्विड मटेरियल होता है, पाचित पदार्थ होता है, वो जो है वो आगे अन्य पदार्थ, उसका आदान प्रदान जो है वो अन्य पदार्थों से होता है। यानी वो जो है वो जो सॉलिड मटेरियल होता है वो आसानी से क्या होता है? पाचित हो जाता है और रक्त में जा करके क्या होता है? मिल जाता है। तो इस प्रकार से पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन का कार्य जो है होता है। इसके बाद तीसरा जो भाग होता है वो होता है हाइंड गट या प्रोक्टोडियम। हाइंड गट या इसको क्या कहते हैं? प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। तो मिड गट में पाचन की सारी क्रियाएं जो है वो किस में होती हैं? मिड गट में, मध्य पाचन अंग में होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है? हाइंड गट। हाइंड गट क्या होता है? हाइंड गट को क्या कहते हैं? प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मिड गट के पिछले भाग से लेकर के गूदा एनस तक के भाग को हाइंड गट कहते हैं। कहाँ से कहते हैं? मिड गट का जो पिछला भाग होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको इमेज के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मिड गट है। मिड गट से लेकर के, मिड गट के पिछले भाग से लेकर के ये जितना भी भाग होता है एनस तक का, ठीक है, एनस तक का जो भी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हम हाइंड गट कहते हैं। हाइंड गट, हाइंड गट। ठीक है ना, तो मध्य पाचन अंग के बाद जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो है वो पश्च पाचन अंग या फिर हाइंड गट के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब हाइंड गट में क्या होता है? हाइंड गट में जो है वो मिड गट के पिछले भाग से लेकर एनस तक के भाग को हाइंड गट कहते हैं। यह जो है वो उदर यानी एब्डोमेन के चौथे खंड से लेकर के 10वें खंड तक फैला होता है। तो जो इंसेक्ट का जो है एब्डोमेन होता है वो जो है वो 1 से लेकर के लगभग 9-10 खंडों में बटा होता है। ठीक है ना, 9-10 खंडों में जो है वो बटा होता है। तो लगभग जो है चौथे खंड से लेकर के जो 10वां खंड होता है, यानी हाइंड गट यानी पश्च पाचन अंग जो होता है वो चौथे खंड से लेकर के, चौथे पार्ट से लेकर के जो है लगभग 10वें भाग तक के कीट के 10वें खंड तक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्या होते हैं? इसको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। यानी हाइंड गट के कई सारे पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इलियम, इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा क्या था? कोलन, कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा जो होता है उसे रेक्टम, रेक्टम बोलते हैं। तो इलियम, कॉलम, रेक्टम ये किसके भाग होते हैं? ये हाइंड गट के भाग होते हैं। ठीक है, या प्रोक्टोडियम के भाग होते हैं, या फिर पश्च पाचन अंग के जो है वो भाग होते हैं। कौन कौन से? इलियम, कॉलम और रेक्टम। तो ये इसके जो है वो पाचन के जो है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा। इलियम क्या होता है? इलियम जो है वो यह छोटी नली होती है जो कि पीछे की तरफ पतली होती है। इसकी आंतरिक दीवार में कई उभार फोल्ड होते हैं। ठीक है ना, तो यह इलियम जो होता है ये छोटी नली होती है जो पीछे की तरफ पतली होती है और इसकी आंतरिक दीवारों में कई सारे जो है वो फोल्ड होते हैं। ठीक है ना, कई सारे मुड़े हुए भाग जो है वो होते हैं। इसके बाद कॉलम, कॉलम क्या होता है? यह बाह्य आकृति को देखते हुए कॉलम को इलियम से अलग करना बड़ा मुश्किल है। केवल आकृति के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि कुछ कीटों में यश के आकार की होती है तथा पतली होती है। यह 5वें तथा 6ठे उदर, ठीक है ना, ये जो होती है वो 5वें और 6ठे सेगमेंट में जो है वो स्थित होती है। ठीक है ना, तो कोलम भी किसका भाग होता है? हाइंड गट का भाग होता है और मोस्टली जो है वो 5वें और 6ठे सेगमेंट में जो है वो पाई जाती है। कीटों में लगभग 9 से 10 खंड होते हैं, पार्ट होते हैं। इसके 5वें और 6ठवें पार्ट में कोलम जो है वो स्थित होता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा भाग होता है। अगला जो भाग होता है वो होता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है कि यह पतली दीवार का बना होता है एवं अगले तथा पिछले दोनों किनारों पर
पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसी मोटे भाग के अंदर अंगुलियों के आकार के 6 रेक्टल पैपिली होते हैं तथा बाहर की ओर 6 लंबी मांसपेशियों की धारियां जो है वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका रेक्टम होता है। इसके बाद तो रेक्टम होता है। इसके बाद एक भाग और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, एनस, ठीक है ना। एनस के पास क्या होता है, एनस का काम होता है कि जो भी पाचित पदार्थ होता है, जो जटिल पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालना। क्या होता है, जो भी आपका जटिल पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना, जटिल पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना, मल के रूप में बाहर निकालना। ठीक है, इस प्रकार से इसका कार्य जो है वो होता है। तो ये 3 भाग थे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थे। ठीक है, हाइंड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक है, तो ये सारे जो है वो हाइंड गट के पार्ट मैंने बताए। अब एक भाग और होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कीटों के पाचन तंत्र में एक भाग और पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, लार ग्रंथियां। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। ये जो है वो कीटों में एक जोड़ी पाई जाती है जो कि फोरगट से नलिका के रूप में मिलकर के 2 मुख्य भागों में विभाजित होती है। ये जो है नलिका फोरगट से जो है वो निकलती है और ये जो है वो पौधों की ब्रांच की तरह से, ठीक है ना, पौधों की जैसे शाखाएं होती हैं उस प्रकार से होती है, यानी गुच्छे नुमा आकृति होती है। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार से आकृति इसकी होती है। इस प्रकार से जो है वो गुच्छे नुमा इसकी आकृति होती है। ये जो है वो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से इसमें शाखाएं निकली होती हैं। इस प्रकार से गुच्छे नुमा जो है वो इसकी आकृति जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना, इस प्रकार की मोस्टली इसकी आकृति होती है। इसे क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है वो गुच्छे नुमा इसकी आकृति होती है, जैसे पौधे की कोई शाखा हो। प्रत्येक नलिका वक्ष भाग में पीछे की ओर कुछ दूर आकर के पुनः कई शाखाओं में विभाजित होती है। जैसे देखिए, कई शाखाओं में क्या है, ये विभाजित होती है। ये शाखाएं सिरों पर अंगूर के गुच्छे के रूप में होती हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने बनाया है तो अंगूर के गुच्छे के समान इसकी आकृति होती है। ये कई ब्रांचेज में क्या होती हैं, बटी होती हैं और इन ग्रंथियों को सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है ना, इन ग्रंथियों क्या करते हैं, सहायक ग्रंथियां कहती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये कई प्रकार के जो है वो पाचक एंजाइम्स को स्रावित करती हैं, जिससे क्या होता है, भोजन को पचाने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये लार ग्रंथियां जो है वो पाचन अंग में जो है वो पाई जाती हैं। इसका और क्या होता है, इन प्रत्येक कोष्ठ में एक लार नली जैसी जाती है। इन कोष्ठों से पतली पतली शाखाएं निकल करके लार सैलिवरी डक्ट में जाती हैं और आगे चल करके दोनों ओर की लार नलिकाएं मिल करके इसोफेगस के नीचे एवं संयुक्त लार नलिका कॉमन सैलिवरी बनाती हैं, जो कि हाइपोफेरिस के बीच में सैलिवरेरियम में खुलती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये प्रकार से पाचन एंजाइम्स को सेक्रेट करने में हेल्प करती हैं। ये जो है एक प्रकार से सैलिवेरियम में जो है वो सलाइवा में स्थित होती हैं, हाइपोफोरिक से जाकर के मिली होती हैं, जहाँ पर लार जो है वो सेक्रेट होता है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गए, माल्टेज हो गए, प्रोटीएज हो गए। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम जो है वो एमाइलेज हो गए। तो जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो सेक्रेट होते हैं और वो भोजन में जाकर मिलते हैं और फिर भोजन का पाचन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। फिर पाचित पदार्थ जो है वो अवशोषित हो जाता है, इससे रक्त में जाकर के वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन क्रिया जो है वो हो जाती है। एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कभी पाचन की क्या क्रिया होती है, पाचन की क्रियाविधि क्या होती है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, उसकी मैं बात करूं अगर, तो थोड़ा सा मैं उस पर भी आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ठीक है, तो भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार से शॉर्टकट में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है ना,
भोजन जो होता है वो लैबियम और लैब्रम की सहायता से ग्रहण किया जाता है। अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स की सहायता से भोजन को कीट क्या करते हैं, पकड़ने काम करते हैं। पकड़ने के बाद जो है भोजन ओसोफेगस की, ठीक है, ओसोफेगस जो होता है उसकी मदद से कहाँ जाता है, क्रॉप में जाता है। ये जो भाग होता है उसे क्रॉप कहते हैं। भोजन जो है क्रॉप में जाता है। क्रॉप में क्या होता है, भोजन एकत्रित होता है, फिर वहाँ पर क्रॉप में ही कई प्रकार के जो है वो लार ग्रंथियाँ, ठीक है ना, पहले एमाइलेज मिलता है, लार ग्रंथियों एमाइलेज होता है, फिर एमाइलेज के पश्चात जो है जब भोजन क्रॉप में जाता है तो कई प्रकार के जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवेरियम होता है, हाइपोफेरिक्स होता है, वहाँ से कई प्रकार के लार, जैसे लार में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन हो गए, एमाइलेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, माल्टेज हो गए, कई प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, लैपिएज हो गया, वो सारे एंजाइम भोजन में मिलते हैं और भोजन को लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर भोजन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका जो गिजार्ड होता है, गिजार्ड में कई नुकीले भाग होते हैं जिससे भोजन पीस दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है वो लिजार्ड के आगे गैस्ट्रिक सिकम होते हैं जहाँ पर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है। फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं भोजन के वो छन करके अंदर जो है जाते हैं गैस्ट्रिक सिकम और पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन की हेल्प से। फिर वो जा करके मिडगट में जाते हैं, मध्य पाचन अंग में जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कई प्रकार के पाचन एंजाइम भोजन में मिलते हैं पुनः, और जो पाचित भोजन होता है उसमें पाचक एंजाइम मिल करके पाचन की क्रिया जो है होती है, ठीक है ना। फिर इसमें कई प्रकार की परतें होती हैं जिससे भोजन जो है वो अलग अलग प्रकार से स्रावित जो ग्रंथियां होती हैं उससे मिलता है, और इसी में मध्य पाचन अंग में रक्त नलिकाएं, रक्त कणिकाएं स्थित होती हैं जिससे भोजन का अवशोषण हो जाता है और रक्त में जो है वो प्रवेश कर जाता है। फिर इसके बाद जो जटिल पदार्थ होता है, पाचन होने के पश्चात जो जटिल अवशोषण होने के पश्चात भोजन का एसिमिलेशन ऑफ ब्लड, एसिमिलेट हो जाता है जब ब्लड में, फिर जो जटिल पदार्थ बनता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे जटिल पदार्थ होते हैं जो पाचित नहीं हो पाते हैं, फिर वो वेस्ट मटेरियल जो मिलता है वो जो है वो हाइंड गट में जाता है। फिर हाइंड गट में कॉलम रेक्टम और मालपिघियन ट्यूब्यूल से उसका एक्सक्रीशन होता है। फिर वो जो है वो एनएस के रास्ते जो है वो बाहर जो है वो निकल जाता है। इस प्रकार से ये पाचन क्रिया जो है वो हो जाती है। पाचन क्रिया से कीट को जो भोजन खाता है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना, क्योंकि कीट को भी कई सारे कार्य करने के लिए, उड़ने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, अपनी शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन उसको किससे मिलता है, जो फूड मटेरियल खाता है वो प्राचित होकर के रक्त को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कीट जो है वो अपने सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को और जितने भी कार्य जो करता है उसको आसानी से क्या होता है, उसको शक्ति मिलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है, जिससे सारे कार्य को जो है वो आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो कीटों में भोजन की पाचन क्रिया जो है वो संपन्न होती है, ठीक है। तो आई होप आप सब जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।